हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। तकरीबन 1 महीना हो गया था विष्णु को उस लड़की को बालकनी से देखते देखते। उसने कई बार सोचा तो जरूर कि उससे एक दफे बात कर ले, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। आज विष्णु ने ठान लिया था कि उससे बात करके ही रहेगा। तुरंत तैयार होकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर चला गया। एक एक करके फ्लोर पार होते और लिफ्ट में खड़े विष्णु के माथे से पसीना थोड़ा और बहता। आखिरकार विष्णु 10वें माले पे उतरा। उसके फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा अगले 10 सेकंड तक नहीं खुला। 2-3 बार और बेल बजाई तो एक लड़के ने दरवाजा खोला। विष्णु ने कहने को मुंह तो खोला, लेकिन वो बोल नहीं पाया जो उसने सोचा था, बल्कि उसके मुंह से निकला, अब प्रकाश है क्या घर पे? उस लड़के ने पूछा, जी कौन प्रकाश? यहां इस नाम का तो कोई नहीं रहता। विष्णु छोटा सा मुंह लिए वापस अपने फ्लैट में सामने वाली बिल्डिंग में आ गया और बालकनी में बैठ के उसकी बालकनी की ओर एक बार फिर देखने लगा। उस लड़की के फ्लैट के दरवाजे बंद हुए और उसके बाद बत्तियां। बैठे बैठे बालकनी से विष्णु ने देखा कि बालकनी के आधे बंद दरवाजे से कुछ बाहर आ रहा था। धुआं और सिर्फ धुआं। ऐसा धुआं जिससे साफ समझ आ रहा था कि वहां उस कमरे में बैठा कोई सिगरेट पी रहा था। विष्णु ने अपने घर की लाइट्स वगैरह बंद की और सोने चला गया। सुबह आंख खोली तो बालकनी में जाते ही वो लड़की एक बार फिर दिखाई दी। आज तो विष्णु उसे जाने दे ही नहीं सकता था। आज तो उसे उससे बात करनी ही थी। विष्णु सीधा उसकी बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ा। कुछ 5 मिनट लगे उसे उसकी बिल्डिंग तक पहुंचने में। भाग के लिफ्ट पकड़ी। लिफ्ट ने 3rd फ्लोर ही पार किया होगा कि लिफ्ट के दरवाजे से बाहर वो लड़की सीढ़ियां उतरती हुई विष्णु को दिखाई दी। विष्णु ने तुरंत नीचे जाने के जितने बटन थे सब दबा लिए, लेकिन ऊपर उस लड़की वाले फ्लोर पे जाके ही लिफ्ट रुकी। विष्णु वापस नीचे लिफ्ट में ही आया और लॉबी से निकलता हुआ जब जा रहा था तो बिल्डिंग के बाहर एक आवाज ने उसके कदम 1 मिनट को रोक दिए। क्या हुआ प्रकाश, आज भी घर पे नहीं मिला क्या? नजर घुमा के देखा तो वही लड़का बिल्डिंग में कहीं बाहर से अंदर आ रहा था। विष्णु किसी बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, लिहाजा चुपचाप मुंह फेर के वहां से आगे निकल गया। बाहर आके एक नजर उसने इधर उधर घुमाई तो वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। बस सुनाई दी तो एक जाती हुई गाड़ी की आवाज। बिल्डिंग के बाहर निकल गई। विष्णु ने एक झलक उसकी बालकनी की तरफ ऊपर देखा तो विष्णु की आंखों में सूरज की रोशनी की वजह से आखिरी वक्त तक अपनी ओर आती हुई चीज दिखाई नहीं दी। विष्णु हटा तो फूलों का एक गमला उसके बगल में आकर मिला। विष्णु ने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचा और उस दिन घर से बाहर ना निकल के विष्णु ने घर पे ही रहना बेहतर समझा। दोपहर का वक्त था जब विष्णु की आंख लगी। लेटे लेटे नींद में जहां इंसान को जल्दी कुछ सुनाई नहीं देता, वहीं पूरे वक्त विष्णु को कुछ लगातार बार बार सुनाई दे रहा था। राजी, राजी, राजी।
से सो नहीं पाया। जब तक उसकी आंख खुली तब तक रात का अंधेरा हो चुका था। सड़क के टिमटिमाते बल्ब्स की रोशनी में विष्णु ने जैसे ही नीचे देखा तो चारों ओर सब कुछ सुनसान था। किसी भी तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सामने देखा, उस लड़की की बालकनी में खड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला था। उस खुले दरवाजे को ही थोड़ी देर तक विष्णु देखता रहा और उसके बाद वापस अंदर जाने को हुआ। उसने अपना दरवाजा खोला तो पीछे उस लड़की की बालकनी से भी एक वैसी ही आवाज आई। विष्णु ने वापस अपना दरवाजा बंद किया तो सामने उस लड़की के घर का दरवाजा भी। विष्णु कुछ देर तक यकीन करने भर के लिए ऐसे दरवाजा आगे पीछे करता रहा और फिर एकदम से दरवाजा जोर से बंद हो गया। तो दरवाजे के बंद होने के साथ साथ एक और आवाज आई। पलट के देखा तो सामने वाली दीवार पे लटकी दीवार खड़ी गिर के टूट गई थी और जहां पर वो लटकी हुई थी वहां उस दीवार पर लिखा था, राजीव राजीव राजीव। विष्णु चिड़चिड़ाता हुआ बत्ती जला के कांच के टुकड़े साफ करता कि उससे पहले ही उसके घर की डोरबेल बजी। उठ के विष्णु ने दरवाजा खोला तो सामने वहां कोई नहीं था। विष्णु ने 2 कदम आगे बढ़ाए, बाहर सीढ़ियों की तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ देखा तो सीढ़ियों पर भी ऊपर नीचे उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस अंदर जाने को विष्णु पलटा तो उसकी आंखों के सामने ही उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विष्णु कुछ देर तो बस खड़ा खड़ा देखता रहा और फिर धीरे धीरे दरवाजे को खोलकर अंदर आया। लाइट जलाई तो देखा दीवार खड़ी तो टूटी ही नहीं थी, दीवार पे वैसी की वैसी ही लटकी थी। पूरे घर में एक अजीब सी महक थी। विष्णु को यह सब देखते देखते ही एक आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुना तो यह आवाज उसकी बालकनी से आ रही थी। विष्णु को डर तो लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत करके वो बालकनी तक गया और उसके बाद जो देखा उसने विष्णु को अपनी आंखों पर यकीन करने से रोक दिया था। सामने पूरी बालकनी की दीवारों पर चारों तरफ बस राजीव राजीव और राजीव लिखा हुआ था और जो थोड़ी बहुत जगह बची थी उस पे अपने आप विष्णु की आंखों के सामने लिखा जा रहा था राजीव का नाम। विष्णु तुरंत बाहर अपने पड़ोसी के पास भागा। दरवाजा पड़ोसी की बीवी ने खोला। विष्णु ने उनके हस्बैंड को बुलाया और अपने साथ लेकर सारी बात बताते हुए सीधे अपने घर की बालकनी में ले गया और दीवारों को दिखाते हुए कहा, ये देखिए राजीव जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। राजीव जी ने पहले बालकनी देखी, फिर एक नजर विष्णु को देखा और कहा, क्या हुआ है? सब कुछ तो ठीक ही है, यहां तो कुछ भी नहीं है दीवार पे। विष्णु तो जैसे पागल हुए जा रहा था। दीवारों को दिखाते हुए उसने कहा, अरे
ये देखिए ना, लिख तो रहा है कोई अपने आप दीवार पे, आप ही का नाम। और आप है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? मजाक लग रहा है आपको? राजीव जी ने बताया कि उन्हें इस बालकनी में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, लेकिन हां, सामने वाली बालकनी में एक बेहद खूबसूरत लड़की जरूर दिख रही है। विष्णु ने उस तरफ देखा तो लड़की मुस्कुराती हुई उन्हें वहां आने का इशारा कर रही थी। विष्णु ने राजीव को उस लड़की से जुड़ी सारी बात बताई तो राजीव ने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो चलो आज बात कर लेते हैं, मैं साथ चलता हूं तुम्हारे। विष्णु ना नुकुर करता रहा, लेकिन राजीव जी जबरदस्ती उसे खींचकर उस लड़की के फ्लैट तक लेकर गए। इस बार उस लड़के ने नहीं, बल्कि उसी लड़की ने दरवाजा खोला और उसे देख विष्णु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। उसने बड़े प्यार से दोनों को अंदर बुलाया। राजीव के अंदर जाते ही दरवाजा विष्णु के मुंह पे जोर से बंद हो गया। सुबह तकरीबन 10 बजे चीख पुकार, रोना धोना और डोरबेल की आवाज सुन के विष्णु की नींद खुली। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस के ऑफिसर्स थे और थी वहां पर राजीव की बीवी। विष्णु से पूछताछ हुई राजीव के बारे में। उसकी पत्नी का बयान था कि विष्णु राजीव को लेकर अपने घर आया था और उसके बाद से किसी ने राजीव को नहीं देखा। विष्णु पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं ठीक से, लेकिन हां, राजीव उस सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में गया था, इतना याद है उसे। पुलिस तुरंत उस फ्लैट में पहुंची। दरवाजा लॉक था, दरवाजे को तोड़ा गया तो सामने राजीव की नोची खसूटी हुई लाश पड़ी थी। आखिर में विष्णु ने पुलिस को बताया, मैं काफी दिन से परेशान था। सामने वाले फ्लैट में एक लड़की मुझे रोज बालकनी में दिखती थी, मुझसे मदद मांगती थी। एक साल पहले मैं दिल्ली में रहने आया था। मैं एक टूर पे बैंगलोर गया था ऑफिस के काम से। बीवी से फोन पे बात कर रहा था जब वो अचानक चीखने लगी। मेरे घर में 4 लोग घुसे थे, चोरी और रॉबरी के इरादे से। चोरी तो करी और मेरी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया। सोफिस्टिकेटेड लाइफ, हाँ, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने वाला राजीव भी उन रॉबर्ट्स में से एक था। पिछले 6 महीने में राजीव को मिला के 3 लोगों को सजा दी है मेरी मरी हुई बीवी। किसी ने इनको देखा नहीं था ना, इसलिए ये लोग कभी पकड़े नहीं गए और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत था जिससे इनको पकड़ा जा सके। मुझे तो सबने देखा, लेकिन क्या सबूत है कि मेरा इन सबसे कुछ लेना देना है? अब मैं आखिरी बदला लेने के लिए अपनी मरी हुई बीवी के साथ पौंडीचेरी जा रहा हूं। किसी की छुट्टियां खत्म होने का वक्त आ गया है। वो लड़की जो बालकनी में मुझे दिखती है, जिससे मेरा कई सालों का रिश्ता है, वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने ही मारा है उन 3 चोरों को, और अब पौंडीचेरी। आप और आपका सिस्टम
नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु है। पौंडीचेरी में नया हूं। 1 महीने के लिए क्या कोई फ्लैट मिलेगा? रुचि और अतीत की ये पहली एनिवर्सरी थी। साल भर शादी के बाद कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दोनों का कहना था कि उनकी अरेंज्ड लव मैरिज थी। मतलब अरेंज पहले जरूर हुई, लेकिन बाद में बेइंतहा प्यार हो गया। रुचि खूबसूरत थी और उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एनिवर्सरी पर एक डीएसएलआर कैमरा खरीद के अतीत ने उसे गिफ्ट देने की सोची। उसके बाद की गोवा ट्रिप तो थी ही। जब दुकान पे पहुंचा तो एक से एक कैमरा दिखे, लेकिन एक जिसमें ढेर सारे फीचर्स थे और पसंद का मॉडल भी था। वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ कैमरा था। अतीत जानता था कि रुचि इससे ज्यादा खुश किसी और चीज से नहीं होगी। उसने लेंस वगैरह चेक किए और शॉप में ही लगे 2 शीशों की तस्वीरें खींची। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अतीत ने पेमेंट कर दिया और कैमरा गिफ्ट रैप करवा के निकल ही रहा था कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज हुई। वो शीशे जिनकी तस्वीरें अतीत ने खींची थी, दोनों टूटकर चकनाचूर हो गए थे। अतीत वहां से निकल के सीधा घर आया। गिफ्ट देख के रुचि की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर उधर फोटो पे फोटो क्लिक करती जा रही थी। बाहर उनके घर के गार्डन में एक पेड़ था जो दिन में खूबसूरत और रात में बहुत डरावना लगता था। उसके पास पहुंच के उसकी अलग अलग एंगल से ढेर सारी तस्वीरें खींची। एक चिड़िया का घोंसला भी था उसी पेड़ में। उसकी शाख पे अपने चूजों को खाना खिलाते हुए चिड़िया की कई सारी तस्वीरें उसने खींची। एक कुत्ता जो उनका अपना था, उसका भी रुचि ने अलग अलग एंगल से ढेर सारी तस्वीरें ली। रात को एनिवर्सरी पे उनके डिनर का प्लान था, लेकिन एक तेज आंधी ने उनका यह प्लान चौपट कर दिया। पर रुचि काफी खुश थी, क्योंकि जो कैंडल लाइट डिनर वो लोगों के बीच में करने वाले थे, वो अब घर पे आराम से अकेले में कर पाएंगे। पूरी रात लाइट नहीं आई। अंधेरा घना था। बादलों की आवाज बहुत थी और बाहर मूसलाधार बारिश थी। सुबह तक आसमान साफ हो गया था, लेकिन कुछ तो अजीब था इस नई सुबह में, क्योंकि कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। रोज सिर्फ 1-2 चिड़िया ही आवाज करती थी, लेकिन आज तो जैसे पूरे शहर की टिटहरियों की डरावनी आवाज मानो जैसे उसके घर के बाहर से ही आ रही हो। रुचि ने झांक के खिड़की से बाहर का मंजर देखा तो पता आया कि बाहर मातम का माहौल क्यों छाया हुआ था। वो बूढ़ा पेड़ बिजली के गिरने से जल चुका था। उसका कुत्ता पेड़ की एक भारी डाली से दब के मर चुका था। और इन सब के बीच चिड़ियों के बच्चों का बचना तो नामुमकिन ही था। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी रुचि और अतीत की जिंदगी में आने वाली तूफान की। अगले दिन अतीत बाहर किसी काम से निकला हुआ था। घर पे रुचि अकेली ही थी। उसे काफी थकान लग रही थी, इसलिए दोपहर को वो सो गई। रुचि की ये गहरी नींद एक आवाज से टूटी। रुचि अचानक से अपनी नींद से उठी। देखा कैमरा टेबल के ऊपर उसके सामने ही रखा हुआ है। सेकेंड हैंड कैमरा था, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल खराबी हो। यही सोच के रुचि अपने बिस्तर से उठी और कैमरा चेक करने गई। कैमरा में जब तस्वीरें देखी तो रुचि के माथे पे पसीना आने लगा था
उस कैमरा में रुचि की सोते हुए कई तस्वीरें थी। एक एक करके आगे बढ़ाई तस्वीरें तो डर से रुचि का बदन ठंडा पड़ गया। रुचि की तस्वीरें सिर्फ सोते हुए ही नहीं थी, बल्कि उठ के आंखें मलते हुए कैमरा की तरफ आते हुए हर कदम की तस्वीर थी। और उसके बाद कैमरा उठाकर उसे पलट पलट के देखते हुए और अभी जिस तरह वो खड़ी थी वहां तक के हर पल की तस्वीर उस कैमरे में थी। रुचि के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। वो कमरे से बाहर की ओर भागी अतीत को फोन करने के लिए, और बाहर भागते ही अतीत से टकरा गई। उसने अतीत को पूरी बात बताई तो अतीत ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो हमने अपनी रुचि को एक खूनी कैमरा गिफ्ट किया है, चलो देखते हैं जरा। दोनों साथ में अंदर गए और अतीत ने देखा कि कैमरा टेबल पे वैसा का वैसा बिल्कुल ठीक ठाक बिना किसी खरोंच के रखा हुआ है, और ना ही उसमें ऐसी कोई तस्वीर थी जिनका जिक्र रुचि ने किया था। अतीत ने रुचि को पानी पिला के लिटाया और मुस्कुराता हुआ दोबारा कैमरा उठाकर देखने लगा। उसमें उस पेड़, मरे हुए कुत्ते और चिड़िया की तस्वीर थी। अतीत को पता नहीं क्यों पर दुकान पे उन शीशों के टूटने की बात याद आई। वो चुपचाप कैमरा अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आया। बाहर आके किचन के पास अतीत जैसे कुछ ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसे दीवार पर एक कॉकरोच दिखाई दिया, उसने कैमरा ऑन किया, कॉकरोच के थोड़े नजदीक तक गया और उसकी एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचने के बाद अपने कैमरा में उस तस्वीर को वो देख ही रहा था कि तभी कुछ रेंगता हुआ उस कॉकरोच पे झपटा। एक छिपकली ने झपट के उस कॉकरोच को अपने जबड़े में दबा लिया था और रेंगती हुई तेजी से दीवार पे चढ़ गई और कोने में जाकर धीरे धीरे उसे निगलने लगी। अगले ही दिन उनकी गोवा की ट्रेन थी। डिनर करके फ्रेश दिमाग से सोने गए। सोने से पहले भी कैमरे के ही ख्याल अतीत के दिमाग में घूम रहे थे। उस रात सपने में अतीत ने देखा एक हंसता खेलता कपल समंदर किनारे मस्ती करते हुए घूम रहा था। उनके हाथ में वही कैमरा था जो अतीत ने रुचि के लिए लिया था। हर एक चीज की तस्वीर खींचते जा रहे थे वो, और लोगों को रोक रोक के अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लड़की ने अचानक समंदर किनारे एक हॉट एयर बलून देखा तो उसमें सवारी करने की जिद कर बैठी। शायद ये कपल हनीमून पे आए थे, इसलिए मना करना तो बनता ही नहीं था। लड़के ने तुरंत हामी भर दी और दोनों उस गैस बलून में चढ़ गए। बलून में धीरे धीरे गैस भरी और बलून उड़ा। अब हवा में उड़ते हुए ऊंचाई पर सिर्फ चलती हुई तेज हवा और नीचे बहते समंदर के लहरों की आवाज थी, और साथ में रह रह के गैस के भभकने की आवाज थी। अतीत जिन्हें अपने सपने में देख रहा था, वो कपल शायद इसी पल के लिए जिंदा थे। कैमरा से नीचे की तो कभी अपनी कई सारी तस्वीरें खींच रहे थे कि अचानक से ही एक दो तेज आवाजें हुई और वो हुआ जिससे ज्यादा बदकिस्मत शायद ही कुछ और होता। उस उड़ते हुए गुब्बारे में बहुत तेज आग लग गई
और धीमे धीमे हवा के साथ उड़ता हुआ वो गुब्बारा अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। आग दोनों के बदन में लग चुकी थी। दोनों की चीखें उस सपने में हुई जैसे कान के पर्दे फाड़ दे रही थी अतीत के। अतीत नींद में हाथ पैर ऐसे चला रहा था जैसे उन्हें बचा ही लेता, लेकिन सपने में कुछ नहीं हो सकता था। गुब्बारा वहीं बीच पर गिरा और पूरी तरह दोनों की लाशें भी जल चुकी थी। उनकी कलाइयों के गुदवाए एक दूसरे के नाम लेकिन साफ दिखाई दे रहे थे। लड़की के हाथ पे विवेक और लड़के के हाथ पे सोनिया लिखा था। लाशों से कुछ ही दूर वो कैमरा भी गिरा, जो हाथ से छूट के जब गिरा तो एक आखिरी तस्वीर खींच गई, और वो तस्वीर थी उन दोनों की लाशों की। अतीत और रुचि एक साथ चीख मार के नींद से उठे। अतीत ने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा रुचि। एक कपल हॉट एयर बलून में जल के मर गए और उनके पास हमारा यही कैमरा था। ये सुनकर रुचि ने जो कहा वो मुमकिन ही नहीं था। वो डरी डरी सी अतीत की ओर पलटी और उसने कहा, मैं भी यही सपना देख रही थी। उसके बाद दोनों दोबारा सो नहीं पाए। सुबह दोनों जल्द ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन में भी दोनों चुपचाप ही थे, पर कम से कम राहत ये थी कि उस मनहूसियत से दूर थे। कुछ ही घंटों के सफर के बाद खचाखच भरी ट्रेन में दोनों बाहर खूबसूरत छोटी छोटी लाल मिट्टी की पहाड़ियां और अचानक एक आधा झरना देख के खुश थे। दूर से ही आती एक नदी का नजारा देख के अतीत ने तुरंत कैमरा निकाला। ट्रेन ब्रिज के ऊपर आई और गाड़ी की आवाज गूंजने लगी। जितनी देर में ट्रेन नदी को पार कर दी, उतनी देर में अतीत ने ढेर सारी फोटोग्राफ्स खींच ली थी। नदी में भरा हुआ पानी, किनारे की हरियाली। फिर शुरू हुई एक सुरंग। फोटोज खींच के जब अतीत ने देखा तो कैमरा में शायद मेमोरी फुल थी। एक भी फोटोग्राफ उसकी सेव नहीं हुई। मुझे शायद फोटोज सेव हुए थे तो वो साफ नहीं थे। सुरंग से जब ट्रेन निकलकर एक स्टेशन पे रुकी तो एक नया नया शादीशुदा जोड़ा उनके ठीक सामने वाली सीट पर आके बैठे। ये दोनों भी शायद अपने हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। सफर के दौरान उनसे अच्छी दोस्ती हुई। पता चला कि वो भी उनके होटल के पास ही एक होटल में ठहरेंगे। चारों का सफर आराम से कट गया। गोवा पहुंच के होटल में चेक इन करके नहा धो के लंच उसी कपल के साथ करने का प्लान था। चारों लंच पे जाने को निकले तो कहीं खाने जाएं इससे पहले उस लड़की ने हॉट एयर बलून देखा और उस पर चढ़ने की जिद कर बैठी। लड़की ने बहुत मनाया कि पहले लंच कर ले, लेकिन वो मानी नहीं। चारों मिलकर उसमें चढ़े तो लड़की ने कहा कि हम चारों की एक साथ एक फोटोग्राफ हो जाए, यादगार रहेगी। क्या पता हम भी आपकी तरह प्यारा सा कपल बने रहे। अतीत ने डरते डरते रुचि को देखा। रुचि कुछ बोले इससे पहले ही उस लड़के ने कहा, लाइए मैं सेल्फी की तरह एडजस्ट करके एक फोटोग्राफ खींच लेता हूं। और कैमरा खींच के चारों को साथ में लेके उसने 3-4 फोटोग्राफ्स खींची और उसके फोटो खींचते के साथ बलून में आग लग चुकी थी। बलून बहुत बुरी तरह से जल रहा था। अतीत और रुचि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे का। बलून काफी तेजी से नीचे गिर रहा था और गिरते गिरते ही रुचि और अतीत की नजर उन दोनों की कलाइयों पर गई। लड़की की कलाई पे लिखा था विवेक और लड़के की कलाई पे सोनिया। इसके बाद की घटना के बारे में अतीत और रुचि दोनों में से ही किसी को कुछ याद नहीं है। गुब्बारे के मलबे के साथ अतीत और रुचि भी समंदर में गिरे। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आने पे पुलिस को उन्होंने सोनिया और विवेक के बारे में बताया। पुलिस छानबीन करने उनके होटल गई।
और उनका नाम लेते ही पहले तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर जोर देने पर रिकॉर्ड्स चेक करके रिसेप्शन पे जो जवाब मिला, उसके बाद सवाल कई और खड़े हो गए। विवेक और सोनिया यहां आए तो थे और रुके भी इसी होटल में थे, लेकिन उन्हें मरे हुए 8 महीने हो चुके हैं और वो बुकिंग 8 महीने पहले की थी। उन दोनों की मौत ऐसे ही हॉट एयर बलून में लगी आग से हुई थी। उस घटना को तकरीबन 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अतीत और रुचि उनके साथ में घटी घटनाओं के सवालों के कटघरे में खड़े हैं। पर दोनों के पास जवाब नहीं है कोई, और ना ही अब वो कैमरा उनके पास में है। मेघना वो बस सोने ही जा रही थी कि तभी उसकी डोरबेल बजी। गर्मियों की दोपहर में जरूर स्नेहा ही होगी, यही सोच के दरवाजा खोला तो सामने देखा हाथ में खाने का पैकेट लिए एक लड़का खड़ा था। मेघना ने 2 घंटे पहले ही लंच ऑर्डर किया था। उसने खाना खाए हुए 1 घंटे से ज्यादा भी हो चुका था। मेघना ने उस लड़के से कहा कि खाना तो 2 घंटे पहले ऑर्डर किया था और खाना तो वही लड़का दे के जा भी चुका था, फिर दोबारा क्यों आया है? सुनकर लड़के ने कहा, नहीं मैडम, मैं तो अभी आया लंच लेके आपका। मेघना समझ नहीं पाई कि वो लड़का झूठ क्यों बोल रहा था। बहसबाजी हुई और आखिरकार मेघना ने गुस्से में उसके मुंह पे दरवाजे को बंद कर दिया, ये कह के कि अगर वो गया नहीं तो वो रेस्टोरेंट में फोन करके शिकायत करेगी उसकी। और नाम भी देख लिया था मेघना ने उसकी शर्ट पे, अवनीश नाम का बैच लगा था। मेघना दरवाजा बंद करके अंदर जाने को हुई कि तभी न जाने उसे क्या सूझी कि एक बार पलटकर आई होल से देखा तो अवनीश वहीं खड़ा था। मेघना को इस बदतमीजी पे बेहद गुस्सा आया। उसने थोड़ी देर बाद एक नजर फिर देखा तो अवनीश अभी भी वहीं खड़ा था। मेघना तो गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका बस चलता तो मार ही डालती उस लड़के को। दरवाजा खोल के बोल ही रही थी कि मैंने कहा ना तुमसे कि खाना। अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई मेघना, क्योंकि बाहर कोई नहीं खड़ा था। मेघना थोड़ा और बाहर निकली कि शायद वो कहीं छुप गया होगा, लेकिन वो लड़का उसे कहीं नजर नहीं आया। मेघना बाहर खड़ी इधर उधर देख ही रही थी जब उसके घर के अंदर से एक आवाज आई, मैडम 250 रुपए हुए हैं खाने के। मेघना ने पलट के दरवाजे से अंदर देखा तो अंदर भी कोई नहीं था। डर, गुस्सा और घबराहट मेघना को एक साथ महसूस हो रहे थे। उसने डरते हुए घर के दरवाजे को बंद किया और नीचे सिक्योरिटी के पास गई और उनसे पूछा कि कौन कौन आया था उसके फ्लैट में। तो सिक्योरिटी ने बताया कि 2-2.5 घंटे पहले एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था और तो कोई नहीं आया। मेघना ने सिक्योरिटी से कहा कि उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए। फुटेज देखकर मेघना को अपने यहां शिफ्ट होने पर ही पछतावा होने लगा था, क्योंकि पहले तो एक लड़का आके खाना देकर गया, लेकिन दूसरी बार में दरवाजे को मेघना ने खोला। बहस करती हुई भी दिखाई दी उस सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन मेघना के अलावा उस वीडियो में और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिरकार मेघना हवाओं में किससे बात कर रही थी?
मेघना तुरंत उस रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ी जहां से उसने खाना ऑर्डर किया था। कुछ देर तक वहां बहसबाजी होती रही कि अवनीश उनके घर गया ही नहीं था ऑर्डर लेकर, लेकिन मेघना मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब रेस्टोरेंट के मालिक ने देखा कि बात बिगड़ रही है और अगर इससे ज्यादा बात बढ़ी तो रेस्टोरेंट की बदनामी होगी, इसलिए उसने मेघना को अंदर बिठाकर एक रजिस्टर निकाल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाए और बताया कि अवनीश कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा गया था। मेघना के लिए यह मानना मुश्किल था, लेकिन अपनी बिल्डिंग की भी फुटेज उसने देखी थी। यकीन ना करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था उसके पास। उसने वहां से वापस अकेले उस घर में ना जाना ही बेहतर समझा। स्नेहा जो उसकी दोस्त थी उसको फोन करके रास्ते में ही मिलने को कहा। स्नेहा को रास्ते में सारी बात जब बताई तो वो मेघना की थकान को और शिफ्ट होने के स्ट्रेस को जिम्मेदार बताने लगी और कहा कि अभी जाके आराम करेगी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों वापस पहुंचे और बातें करते करते शाम हो गई। देर रात सोचा कि अब सो लिया जाए, तो बस आंखें मूंदते के साथ ही मेघना दरवाजे को खोलने उठी तो स्नेहा ने पते की बात कही कि इतना सब कुछ होने के बाद वो अकेले दरवाजा नहीं खोले, साथ साथ 2 कदम पीछे ही चल रही थी स्नेहा। मेघना ने दरवाजा खोला तो और एक स्नेहा सामने खड़ी थी जिसने कहा, यार मैं कब से तेरा वेट कर रही थी, तू तो आई ही नहीं। कहा था ना मुझे पिकअप करेगी, और फोन कहाँ है तेरा? हाँ? इसके बाद मेघना ने पलट के देखना भी जरूरी नहीं समझा, तुरंत खींच के दरवाजे को बंद कर दिया। स्नेहा पूछती रही कि आखिर हुआ क्या है, क्यों भाग रहे हैं हम। मेघना स्नेहा का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए नीचे सिक्योरिटी के पास तक गई और कहा कि आज वो स्नेहा के घर पे ही रहेगी और वो उसके घर का ध्यान रख ले। दोनों रोड पे ही खड़े थे किसी टैक्सी या ऑटो के लिए। काफी अंधेरा हो चुका था। एक ऑटो वाला दूर से आता दिखाई दिया तो दोनों ने हाथ दिखाना शुरू किया, लेकिन ऑटो रुका नहीं। उल्टे जब ऑटो उनको पार कर रहा था तो देखा जो पीछे सवारी बैठा था उसने अपना सर ऑटो से निकाला और मुस्कुराता हुआ मेघना को घूरते हुए चला गया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अवनीश था। मेघना हटी आंखों से मुंह फाड़े स्नेहा को बोलना तो चाहती थी, लेकिन आवाज निकले उसके हलक से तब ना। एक टैक्सी तभी स्नेहा ने रोकी और दोनों उस टैक्सी में बैठे। मेघना की हालत बहुत बुरी थी, वो बस थोड़ा आराम करना चाहती थी। टैक्सी जैसे जैसे स्नेहा की बिल्डिंग के पास जा रही थी, एक ऑटो की आवाज काफी करीब आती जा रही थी। टैक्सी बिल्डिंग के पास रुकी कि ठीक कुछ 20 मीटर की दूरी पे ही ऑटो वाला भी रुका। टैक्सी वाले को पैसे देने के बाद मेघना से रुका नहीं गया। वो ऑटो वाले के पास पहुंच के चिल्ला पड़ी, अरे चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो मुझे? ऑटो वाला कुछ बोल भी नहीं पाया कि इतने में टैक्सी वाले की आवाज आई, अरे ओ मैडम, छुट्टे तो ले जाइए। अवनीश की ये डरावनी और भारी आवाज मेघना सन्नाटे में तो क्या
शोर में भी पहचान सकती थी। मेघना ये देखकर एकदम पसीने से तरबतर होकर अपनी नींद से जागी। माथे का पसीना पहुंचा, 2 घूंट पानी पिया और शुक्र मनाया कि उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था। वो तो अभी भी अपने घर पे ही थी, दिल्ली तो उसे कल जाना था। अपने नए फ्लैट का फोटो देखते देखते सोई थी वो, और पहली बार अकेले रहने जा रही थी। शायद इसलिए उसे ऐसा सपना आया था। अगले दिन ट्रेन थोड़ी लेट थी, दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि जिस रास्ते से वो सपने में अपने दोस्त स्नेहा के घर गई थी, उसी रास्ते से ऑटो वाला भी उसे ले जा रहा था। जब अपने फ्लैट के सामने उतरी तो उसकी घबराहट थोड़ी और बढ़ी, क्योंकि वॉचमैन वही था जिसे उसने सपने में देखा था। मेघना को लग रहा था जैसे वो अभी भी सपना ही देख रही है। लेकिन जब वो फ्लैट में पहुंची तो उसने कुछ देर सोच के घर में छोटी मोटी चीजों को सजाना शुरू किया। लेकिन जैसे उसने सपने में अपने फ्लैट को देखा था, उससे बिल्कुल उल्टा सजाया था। काम करते करते उसे हल्की नींद सी आने लगी और पैकर्स को आने में कुछ घंटों का टाइम था। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर वो लेट लेगी तो अच्छा फील करेगी। तकरीबन 2 घंटे ही सोई होगी मेघना कि जब उसकी आंख खुली और उसकी नजर अपने कमरे पर पड़ी तो उसको सच और झूठ पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही सजा था जैसे उसने अपने सपने में देखा था। मेघना जागना चाहती थी। वो सोच रही थी कि वो सपना ही देख रही है। फर्निश्ड फ्लैट था। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के उसने पूरा पानी अपने सर पे डाल लिया। लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी। ये सब सचमुच में उसके साथ हो रहा था कि तभी उसका फोन बजा। चेक किया तो एक मैसेज था, आपके सामान की डिलीवरी करने हमारा एग्जीक्यूटिव अवनीश कुछ ही देर में आपके घर पहुंचेगा, थैंक यू। मेघना ने तुरंत अपने फोन को ऑफ करके फोन को बिस्तर पर फेंक दिया, जैसे फोन में शायद कोई करंट हो। मेघना वहीं जमीन पर बैठी अब तक घटी सारी चीजों के बारे में सोच ही रही थी। तभी उसका स्विच ऑफ किया हुआ फोन जोर से बज उठा। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैडम अवनीश के नाम से मैसेज आया होगा आपको, लेकिन वो बारिश की वजह से फंस गया है, वो नहीं आ पाएगा। मेरा नाम विजय है, मैं आपका पूरा सामान लेकर आया हूं, बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूं। मेघना इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? इस आवाज ने पिछले 2 दिन में मेघना को डर का सही मतलब समझा दिया था। इसे बोलना इतना आसान नहीं था। मेघना अपने आसपास अपनी हिफाजत के लिए कुछ सामान ढूंढने लगी कि तभी उसका इंटरकॉम बजा। फोन उठाया तो
सिक्योरिटी ने बताया कि वो कोई विजय नाम का आदमी आपका सामान लेकर आया है। मेघना एकदम से बिफर के बोली, जो कुछ भी हो जाए उसे वहीं रोक के रखे, वो खुद आके देखेगी। 4 लोग आसपास होंगे तो डर भाग ही जाता है, लेकिन उन 4 लोगों तक पहुंचना ही तो असली लड़ाई थी। दरवाजे को खोलते के साथ ही मेघना जैसे पत्थर हो गई थी। सामने अवनीश खड़ा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, आज एक भी फोन नहीं किया आपने? 3 महीने पहले आप आई थी ना यहाँ पे, तब तो खाना जल्दी पहुंचाने के लिए फोन पे फोन कर रही थी, और आज इतने कीमती सामान की परवाह ही नहीं है आपको। मेघना ने एक झटके में दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, और तब उसे याद आया कि 3 महीने पहले जब वो इस शहर में आई थी काम के सिलसिले में ही, तो उसने खाने का ऑर्डर दिया था। खाना आने में थोड़ी देर हो रही थी, भूख भी बहुत जोर की लगी थी, तो मेघना ने डिलीवरी बॉय का नंबर लेकर उसे फोन किया। वो रास्ते में था और बोला कि कुछ 20 मिनट में ही पहुंचेगा, लेकिन मेघना का चिल्लाना और चीखना सुन के उसने सोचा कि हाईवे से निकलेगा तो शायद जल्दी पहुंच जाएगा, और वो पहुंच भी जाता। लेकिन मेघना बार बार फोन करती और बाइक चलाते चलाते ध्यान बंटने से उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस लड़के की मौत हुई। मेघना को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने स्नेहा को फोन किया। बाहर हो रही बारिश के कारण सिग्नल में थोड़ी खराबी थी, लेकिन अपनी बालकनी में आकर मेघना ने स्नेहा को सारी बात बताई, और इस बीच उसके घर की डोरबेल बार बार लगातार बजी जा रही थी। तभी घबराहट में मेघना का पैर उसकी बालकनी में फिसला और फोन पर ही स्नेहा को सुनाई दी मेघना की चीख।